आखिर ऐसा क्या हो गया है कि कांग्रेस ने एक एक करके कट्टरपंथी दलों से किनारा करना शुरू कर दिया है? इसके कारणों पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे जमीयत प्रमुख अरशद मदनी ने क्या विवादित बयान दिया है। इसके अलावा बात करेंगे उच्चतम न्यायालय में आज बने नए इतिहास की। ये सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म के जो खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। 2014 के लोकसभा चुनाव से कांग्रेस की हार का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह तेजी से आगे बढ़ता ही जा रहा है। एक ओर तो कांग्रेस अपने अंतर विरोधों से नहीं उबर पा रही है, तो दूसरी ओर उसका युवा नेतृत्व अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर खुद ही बार बार नए नए प्रयोग करने में लगा हुआ है। इस सबसे कांग्रेस को नुकसान पर नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही पार्टी अपनी विचारधारा और अपने सिद्धांतों से भी पूरी तरह भटकी हुई नजर आ रही है। बात हालिया विधानसभा चुनाव की ही कर लें तो कांग्रेस नेतृत्व ने अनुभवी नेताओं की बार बार चेतावनी के बावजूद पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ और असम में एआईयूडीएफ जैसे सांप्रदायिक दलों से गठबंधन किया था। यही नहीं, केरल में भी जमाते इस्लामी के राजनीतिक मोर्चे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ कांग्रेस ने निकाय चुनाव में समझौता कर सबको चौंका दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी को फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे नेताओं से कहते रहे कि यह सब पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है और कांग्रेस सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में चयनात्मक नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसे नेताओं को कार्रवाई का डर दिखाकर चुप करा दिया गया। भाजपा के सुर में सुर मिलाने का आरोप अपनी ही पार्टी की ओर से लगाए जाने से दुखी होकर कांग्रेस के G23 समूह के नेता तो चुप हो गए, लेकिन भारत के कोने कोने में फैले गांधीवादी हैरान थे कि कैसे देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसके नेताओं ने धर्मनिरपेक्ष भारत की बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह आज सत्ता पाने के लिए तड़प रही है। और गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेताओं द्वारा दिखाए गए रास्ते से पूरी तरह भटक गई है कांग्रेस। देश की एकजुटता के लिए पूर्व में अथक प्रयास करने वाली कांग्रेस का चेहरा और चरित्र देखिए। दक्षिण और पूर्वोत्तर में मुस्लिमों का मत पाने के लिए वह कट्टरपंथी मुस्लिम पार्टियों के साथ समझौता करती है और उत्तर तथा पश्चिम में अपनी हिंदू पहचान को आगे बढ़ाना चाहती है। सबने देखा कि किस तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के विपरीत विचारों वाली शिवसेना के साथ सिर्फ सत्ता के लिए भागीदारी करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना हो, उद्देश्य सिर्फ भाजपा को सत्ता से दूर रखना हो, तब भी बात समझ आती है। लेकिन कांग्रेस सेकुलर होने का दिखावा करते हुए जिस तरह धर्म और जाति की राजनीति करने के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है, वह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। जिस तेजी से कांग्रेस ने जनता का विश्वास खोया, उसी तेजी से वह गठबंधन साथियों या विपक्षी दलों का भी विश्वास खो सकती है, क्योंकि सत्ता पाने की बेताबी में उसने आईएसएफ, एआईयूडीएफ और वेलफेयर पार्टी से गठबंधन कर इन्हें धर्मनिरपेक्ष दल होने का तमगा प्रदान करने में एक पल की भी देरी नहीं लगाई थी। लेकिन जब इन पार्टियों से गठबंधन को कोई फायदा नहीं हुआ, तो इनसे पीछा छुड़ाने के लिए इन्हें भाजपा का एजेंट या भाजपा के इशारे पर काम करने वाले दल का तमगा भी तुरंत ही प्रदान कर दिया। वैसे कांग्रेस नेतृत्व ने चतुराई दिखाते हुए इन पार्टियों से गठबंधन भी राज्य इकाई के माध्यम से करवाया और साथ छोड़ने का ऐलान भी राज्य इकाई नहीं किया। इस तरह कांग्रेस के प्रथम परिवार ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि इस सब से उनका कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जिस पार्टी में किसी भी राज्य के पार्टी जिला अध्यक्षों की सूची भी केंद्रीय नेतृत्व जारी करता हो, वहां किसी दल से चुनाव में गठबंधन कोई राज्य इकाई अपने आप कर लेगी, यह असंभव है। कांग्रेस जिस तरह से पार्टियों से गठबंधन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करती है
और लाभ नहीं होने पर उससे पीछा छुड़ा लेती है, वह आदत गठबंधन की राजनीति का अगुवा बनने के उसके प्रयासों पर पानी भी फेर सकती है। कांग्रेस ने आईएसएफ के बाद अब एआईयूडीएफ से पीछा छुड़ाकर अपनी छवि सुधारने का जो प्रयास किया है, उसमें सफलता तो शायद ही मिले, बल्कि इसका उल्टा असर यह भी हो सकता है कि वह अब G23 नेताओं और भाजपा के निशाने पर एक बार फिर आ जाएगी। कांग्रेस को कट्टरपंथी दलों से समझौता करने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोई घेर नहीं पाए, इसलिए भी कांग्रेस ने उक्त दलों से पीछा छुड़ाया है। लेकिन वह भूल रही है कि यह जो पब्लिक है वह सब जानती है। आपको शायद याद हो कि जुलाई 2018 में एक उर्दू दैनिक इंकलाब ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने उस समाचार पत्र से बातचीत में कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी बताया था। इस पर काफी विवाद भी हुआ था। सवाल है कि राहुल गांधी ने भले बोला हो, लेकिन क्या कांग्रेस वाकई मुस्लिमों की पार्टी है? क्या कांग्रेस को मुस्लिमों की जरा सी भी चिंता है? मुस्लिमों को सदा वोट बैंक की तरह उपयोग करने वाली कांग्रेस ने इस कौम का राजनीतिक और आर्थिक उद्धार होने ही नहीं दिया, तो वह कैसे मुस्लिमों की पार्टी हो गई? कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भले लाल किले की प्राचीर से देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताया हो, लेकिन उन्हें पहला हक तो छोड़िए, उनका वाजिब हक भी नहीं दिया गया। कांग्रेस ने आजादी के बाद से मुस्लिमों के लिए क्या कुछ किया, इसके लिए किसी नेता के बयान पर ध्यान देने की बजाय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ही देख लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। कांग्रेस आने वाले चुनाव में भी मुस्लिम वोटों के लिए बड़ी बड़ी बातें करेगी, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी खुद मुस्लिमों को कितना महत्व देती है, यह इसी बात से पता लग जाता है जब आप कांग्रेस के केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची देखते हैं। इस सूची में आपको मुकुल वासनिक, तारिक अनवर ही बड़े पदों पर नजर आएंगे, लेकिन इन्हें कितने राजनीतिक अधिकार हैं, यह जग जाहिर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिवों की सूची में जरूर कुछ मुस्लिम नेताओं के नाम हैं, लेकिन वह सिर्फ अपने अपने प्रदेशों तक सीमित हैं। यही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की सूची देख लीजिए, 2-3 ही अल्पसंख्यकों के नाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नजर आएंगे। अन्य कुछ राज्यों में इनको सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित भर कर दिया गया है। गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद तथा उनके जैसे अन्य नेता जो जनाधार या राजनीतिक अनुभव रखते हैं, वह आज कांग्रेस में किनारे कर दिए गए हैं। बहरहाल, कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेताओं की बात नहीं सुनी, यही कारण है कि पहली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा में उसका एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेताओं की बात नहीं समझी, यही कारण है कि असम की सत्ता उसके हाथों में आते आते रह गई। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं की बातों पर ध्यान नहीं दिया, यही कारण है कि केरल, जहां सत्ता में आने की उसकी बारी एक तरह से निश्चित थी, वहां भी पार्टी हार गई। आज देश में ऐसी स्थिति है कि किसी भी राज्य में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसके विधायकों का पाला बदल आसानी से राजनीतिक दल करवा लेते हैं। कांग्रेस की यह हालत देखकर उसकी तुलना उन छात्रों से की जा सकती है जो इस साल सीबीएसई की परीक्षा रद्द होने के बावजूद भी फेल हो गए। अब बात करते हैं जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी की। अब तालिबान महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करे तो आपको लगेगा कि उनकी आदत ही वही है, लेकिन अब अरशद मदनी क्या कह रहे हैं, जरा यह भी सुन लीजिए। उनका कहना है कि गैर मुस्लिम लोगों को बेटियों को सह शिक्षा देने से परहेज करना चाहिए ताकि वो अनैतिकता की चपेट में नहीं आए। जमीयत की ओर से जारी बयान के मुताबिक संगठन की कार्यसमिति की बैठक में मदनी ने यह टिप्पणी की। मौलाना मदनी ने कहा, अनैतिकता और अश्लीलता किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है, इनकी हर धर्म में निंदा की गई है क्योंकि इनसे समाज में कदाचार फैलता है। ऐसे में मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि वे बेटियों को सह शिक्षा देने से परहेज करें ताकि वो अनैतिकता से दूर रहें। उनके लिए अलग शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं। मदनी जैसे लोग जो भी कहें, लेकिन ऐसी सोच को खारिज करने की जरूरत है। दूसरी ओर, उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को इतिहास रच गया क्योंकि पहली बार 9 नए न्यायाधीशों ने एक साथ पद की शपथ ली। नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ ही उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ लेने वाले 9 नए न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी,
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी नागरत्ना शामिल हैं। इनके अलावा भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन ने न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और पी.एस. नरसिम्हा को भी पद की शपथ दिलाई। 9 नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ ही उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर अब 33 हो गई है। उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 34 है।